हेलो बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th का सेकंड लेक्चर, जिसमें हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेजरमेंट। मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक। तो उससे पहले क्वेश्चन आता है बच्चों कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, नेचर को समझने के लिए जो फिजिकल पैरामीटर्स, जो फिजिकल वेरिएबल्स थे, अब उनको अगर हम ये चाहते हैं कि मतलब कि नेचर के बारे में कुछ स्टडी करें, तो हमें उसको मेजर करना बहुत जरूरी है। तो हमने उन फिजिकल वेरिएबल्स का नाम ही फिजिकल क्वांटिटी रख दिया, जिनको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दोज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ओके। फिजिकल क्वांटिटी वैसे दो टाइप की होंगी। एक तो होती है फंडामेंटल। फंडामेंटल और एक होती है डिराइव्ड। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज these are also known as basic quantity। बिल्डिंग ब्लॉक हम कह सकते हैं। मतलब जब भी और मतलब बहुत सारे हम लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ ही फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो फंडामेंटल है, जो किसी भी एक दूसरे फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7। कितनी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो 7 कौन कौन सी हैं? नंबर 1 लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 6 amount of substance, और नंबर 7 है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। और इसके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं बच्चों, वो है डिराइव्ड। वो क्या है? डिराइव्ड है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या आ गया? जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो सारे की सारे, नाम से पता चल रहा है, वो फंडामेंटल से ही बनी है। एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ठीक है। ये सारे की सारी जो हैं वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में आती है। इसको आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको हम बस इतना ध्यान रखेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। और डिराइव्ड जो फंडामेंटल है वो हमारे पास ये है, ठीक। उसके बाद यूनिट क्या है? नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास यूनिट। अब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों जब मेजर करते हैं, तो मेजर करने के बाद हम उसको किसी न किसी नंबर के रूप में लिखते हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जब हम उसको नंबर में लिखेंगे, तो जो मेजरमेंट क्वांटिटी होगी, द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन। अब आपने जैसे टेम्परेचर मापा, प्रेशर मापा, सॉरी हाँ, कोई प्रेशर मापा, लेंथ मापी, टाइम मापा, तो कोई ना कोई हम कंपैरिजन करेंगे किसी बेसिक पैरामीटर के साथ, ठीक है। वो बेसिक पैरामीटर जो होगा वो आर्बिट्रेरली चूजन होगा, और वो ऐसा पैरामीटर होगा जो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा। मेन पॉइंट इज दैट कि वो पूरे वर्ल्ड में मेनली क्या होगा? एक्सेप्टेड होगा। दैट पैरामीटर इज नोन एज यूनिट। दैट स्टैंडर्ड पैरामीटर इज नोन एज यूनिट, जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होगा, जिसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी को, पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम उसको असाइन करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जो हमने डिफाइन की है, दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हो गई। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो इनकी यूनिट क्या होगी? आपने सभी ने पता है। लेंथ की यूनिट होती है बच्चों मीटर, मास की होती है किलोग्राम, टाइम की होती है सेकंड, टेम्परेचर की होती है केल्विन, इलेक्ट्रिकल करंट की होती है एम्पियर। आमतौर पर जब हम किसी भी यूनिट को कंप्लीट नेम में लिखेंगे, तो आमतौर पर वो स्मॉल से लिखा जाता है। लेकिन अगर सिंबल में लिखेंगे, तो सिंबल में हमेशा क्या आएगा बच्चों? पहला जो अल्फाबेट वो बड़ा आएगा। यहाँ पर देखो हम सेकंड लिखेंगे, तो इसको आमतौर पर हम अगर लिखें
this is the standard representation of cycling. Kelvin करंट एम्पियर होगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होगी मोल यूनिट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस के अमाउंट क्या है उस अमाउंट को हमेशा मोल में अमाउंट करेंगे। आमतौर पर गैसेज के केस में या किसी लिक्विड का अमाउंट का मोल पता करें तो बेसिक यूनिट जो हम मान के चलते हैं मोल में मान के चलते हैं। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है कैंडेला। फ्लक्स डेंसिटी हम कहते हैं लाइट इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी अगर बेसिकली बोले इसको तो ज्यादा बेटर होगा। जो हाँ हम काम कर रहे हैं तो यूनिट एरिया पे हमें कितनी लाइट पर सेकंड रिसीव हो रही है, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एंड लाइट एनर्जी रिसीव्ड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, कोई भी टाइप की एनर्जी है, हमने जस्ट लाइट के लिए यहाँ पर हमने नाम लिख दिया इसका, तो उसको बोल देंगे कैंडेला। तो बेसिकली सबसे पहले डिफाइन इसको लाइट के लिए किया गया था कैंडेला। So there are 7 fundamental physical quantities and their units. Okay. अब एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वो है एंगल। वो क्या है? एंगल। व्हाट इज एंगल? देखिए मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है और एक लड़का यहां खड़ा है और यहां से घूम के बच्चों यहां चला गया, तो उसने सेंटर पे कितना रोटेट कर दिया, कितना रोटेट किया वो। दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज एंगल थीटा। सो एंगल थीटा कैन बी डिफाइंड एज आर्क बाय रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज कॉल्ड एंगल थीटा। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है बच्चों वो होती है रेडियन। ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होती है? रेडियन होती है। और रेडियन डिफाइन कैसे करेंगे? जब लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट हो और रेडियस भी 1 यूनिट हो तो जो एंगल है हमें वो 1 रेडियन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? 1 रेडियन। तो अगर हमने मान लेते हैं सर्कल पूरा कर लिया होता, अगर मान ले बच्चा ये पूरे सर्कल पे घूम गया होता यहाँ पर, तो यहां से लेकर जब वो वापस आता तो ये एंगल कितना कवर कर लेता? वो कवर करता 360 का। तो इस केस में हमारा एंगल, टोटल एंगल क्या बनेगा? थीटा। अगर इसको बच्चे आप थीटा को आपने 2 पाई लिख दिया, 2 पाई नहीं कहेंगे बल्कि इसको हमने जो अभी तक मेजरमेंट की डिग्री में देखते हैं तो डिग्री में 360 डिग्री आएगा। 360 डिग्री का एंगल का तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क होगी हमारे पास 2 पाई आर डिवाइड बाई रेडियस कितना हो गया? आर। जब भी एंगल को लेंथ और रेडियस में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आर्क में और रेडियस में, इसका मतलब ये है कि उस केस में आप क्या करोगे, जो वैल्यू आएगी एंगल की वो हमेशा रेडियन में आएगी। तो यहां से साफ तौर पर क्लियर हो गया। देखिए 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री किसी को लाया बच्चों? 1 डिग्री की वैल्यू आएगी 2 पाई बाई 360 और इसको आप लिख सकते पाई बाई 180। इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको आने वाले उसमें, जितने भी आप क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स करोगे बार बार हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको ध्यान से नोट करें। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ओके। और सेकंड है, अब अगर आपसे रेडियन पूछता तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आती? 1 रेडियन की वैल्यू आती 180 बाई पाई डिग्री, ये आती बच्चों 1 रेडियन की वैल्यू। तो अगर हम यहां से 1 डिग्री निकालें तो 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 180 रेडियन आई हुई है। तो अगर 1 मिनट किसके बराबर होगा? 1 मिनट होगा 1/60 डिग्री। और 1 डिग्री यहीं से अगर देखें 1 डिग्री में रेडियन कितने बनेंगे, इसको अगर आप डिवाइड करोगे आएगा 1.745 10⁻⁻² रेडियन। अब 1 मिनट में कितने रेडियन होंगे? 1/60 डिग्री। और 1 डिग्री में कितने रेडियन? पाई बाई 180 रेडियन। तो बच्चों इसके अंदर आ जाएंगे, कैलकुलेट करके देखिए, इसकी वैल्यू आएगी 2.908 10⁻⁻⁴। काफी जरूरत पड़ेगी आपको इनकी वैल्यूज की, देखना आप आगे। और 1 सेकंड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/60 इंटू 1/60 डिग्री एंड
1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन। इसकी वैल्यू बच्चों रेडियन में बनेगी, दैट इज 4.85। टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन आप एक बार करके जरूर चेक कर ले, मैंने एक बार इसको जो नोट किया हुआ था वो आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। ये आ गया बच्चों, देखिए 1 डिग्री में इतने रेडियन, 1 मिनट में इतने रेडियन और 1 सेकंड में इतने रेडियन, ठीक। ये ध्यान रखना, क्योंकि आमतौर पर जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, स्टार्स, जो यहाँ से हम किसी की डिस्टेंस ऑब्जर्व करते हैं, मून की है, सन की है, या और किसी स्टार की है बहुत दूर है, तो उसका जो एंगल बनता है हमारे यहाँ जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो वो एंगल बनता है 1 सेकंड, 1.5 सेकंड। तो इतना कम एंगल बनता, तो सेकंड को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो आप वहीं पर इसको ऐसे लिख लीजिए, या फिर आप ये वैल्यू ध्यान रख लें, 1 सेकंड में इतने रेडियन होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और हम क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो डिफाइन करते हैं एंगल के साथ साथ, दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, व्हाट इज सॉलिड एंगल, हाउ वी कैन डिफाइन सॉलिड एंगल। देखो बच्चों, मान लिया अगर मैं ये ले लेता हूं और मुझे ये बताना है कि एंगल बताइए, इसने, बोर्ड ने इसके साथ कितना एंगल बनाया है, तो जो ये एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। क्या बोलेंगे इसको, प्लेन। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि मान लीजिए लाइट है और वो इस लाइट की जैसे इसके ऊपर कुछ परछाई पड़ रही है, आप देखो, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि इस पूरे पॉइंट में, अगर मान लीजिए इस पूरे का एंगल जो है, शैडो है वो किसी एक पॉइंट पे अगर आप उसका एंगल देखो तो कितना एंगल बनाएगी, तो उसके लिए क्या करोगे, आप यहां से एक पॉइंट मिलाओगे, ये एक पॉइंट मिलाओगे, ये एक पॉइंट मिलाओगे, ये एक पॉइंट मिलाओगे, इन सभी पॉइंट्स को मिला के सभी सभी जो पॉइंट मान लीजिए यहां मिला दिया आपने सभी की लाइंस, तो यहां से जो लाइंस आई हैं उन लाइंस ने इस, ये पॉइंट हो गया, तो वो लाइन क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एरिया कवर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वो एरिया कवर करेंगे। तो सॉलिड एंगल निकालने के लिए, सॉलिड एंगल में देखो इसमें इसमें बहुत फर्क है। यहाँ तो हम सिंपल एक लाइन लेते हैं, जैसे भी यहाँ से दो लाइन के बीच का एंगल आप कह सकते हो कि प्लेन एंगल है दो लाइन के बीच का। लेकिन एक्चुअली में जब हम 3D ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम 3 डायमेंशनली हम किसी ऑब्जेक्ट का एंगल देख रहे हैं, जैसे स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, उसका अगर हम एंगल देखें, दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम देखिए किस तरह से दिखाएंगे। मान लेते हैं यहाँ कोई हमने कोई इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट ले, ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप यहां ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो यहां से मिलाया, ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको भी ज्वाइन किया हमने, और इसको ज्वाइन किया। तो जो बच्चों यहां पर इन्होंने, इन सब ने मिलकर जो ये एंगल बनाया है, ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहेंगे। यहां जो एंगल स्पेंड करेगा, तो ये एंगल आएगा कितना, कितने पोर्शन का एंगल आपने निकालना है, वही डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन का एंगल क्या आएगा बच्चे, अलग अलग आएगा। थोड़े से पोर्शन का निकालना है कम आएगा, पूरे अगर स्फीयर का निकालना है तो ज्यादा आएगा। तो सॉलिड एंगल हम लिखेंगे, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू जितना एरिया यहां इन्होंने क्या किया है, कवर किया है, दैट एरिया डिवाइड बाई रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। मान लिया आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और किसी पॉइंट पे निकाल रहे हो, जो सभी जो डिस्टेंसेज आएंगी, जिस एलिमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं वो डिस्टेंसेज लगभग सेम होंगी, तो उसको रेडियस को हम क्या करेंगे बच्चों, आर, उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जैसे एक स्फीयर का अगर देखें आप, सॉलिड एंगल कितना आएगा 3 डायमेंशनल अगर हम देखें, तो आपको पता है उसका टोटल जो एंगल बनेगा बच्चों, टोटल एरिया क्या बनेगा उसका, टोटल एरिया बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये कट गया इसके साथ, तो सॉलिड एंगल आ जाएगा उस केस में 4 पाई। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन, क्लियर। दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ये तो था बताइए, कुछ मेजरमेंट की हम बात करते हैं। अब जो हम यूनिट है, यूनिट में कितने टाइप का सिस्टम हम डिस्कस करते हैं। There are 3 types of system in unit mainly used, that is CGS, MKS and FPS. CGS, MKS, CGS का मतलब C जो है ना वो बताता है लेंथ की मेजरमेंट को, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड, यानी लेंथ मापेंगे,
सेंटीमीटर में, मास मापेंगे ग्राम में, टाइम मापेंगे सेकंड में। एमकेएस में जो मास है वो मेजर करेंगे किलोग्राम में, मास में लेंथ करेंगे मीटर में, मास करेंगे किलोग्राम में, टाइम करेंगे सेकंड में। तो लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम किस में बच्चों, सेकंड में। एफपीएस में क्या होगा, जो लेंथ है वो आएगी बच्चों फुट में, मास आएगा पाउंड में, अगेन टाइम फिर किसमें आएगा बच्चों, सेकंड में। तो तीन सिस्टम हम यूज करते हैं और इनमें सबसे जो खास सिस्टम जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड जो हर जगह यूज करते हैं दैट इज एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम जिसको हम कहते हैं। तो उसमें लेंथ हमेशा मीटर में आती है, मास किलोग्राम में आता है और टाइम किस में आता है, सेकंड में आता है। तो दो ही प्रकार के जो यूनिट कन्वर्जन है हमारे उसमें आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में मिलेंगे, या तो आपको एसआई सिस्टम मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा बच्चों, सीजीएस सिस्टम मिलेगा। ये दो ज्यादा मिलेंगे। तो सीजीएस में क्या आप ध्यान रखें आप, सीजीएस में हम लेंथ को सेंटीमीटर में मापेंगे, मास को ग्राम में मापेंगे, टाइम को सेकंड में मापेंगे। जबकि एसआई सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मापेंगे। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं कि हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, हाउ कैन मेजर। तो मेजरमेंट करने के लिए डिपेंड करता है कि हम क्या मेजर कर रहे हैं। बड़ी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, छोटी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, बड़े साइज को मेजर कर रहे हैं, छोटे साइज को मेजर कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन दोज थिंग्स वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज और पैरामीटर्स। ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट जो सेशन में हम ये भी करेंगे कि हमने किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो मेजरमेंट। हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो मेजरमेंट में हम सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे मान लिया एक बहुत दूर हमारे से कोई स्टार है एट ए लार्ज डिस्टेंस, देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दैट स्टार। तो जब भी हमारे से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इनएसेसिबल अप्रोच पे हैं, तो इनएसेसिबल अप्रोच के लिए आमतौर पर हमेशा हम इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करते हैं। तो कुछ इनडायरेक्ट मेथड हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है और डायरेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट की साइज को, शेप को या जो हम डिस्टेंस को डायरेक्टली नहीं मेजर करते, कोई दूसरा मेथड अप्लाई करके किसी दूसरे फॉर्मूले से या तरीके से हम उसको फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। जैसे आपसे कहीं बोर्ड की हमें लंबाई और चौड़ाई बताइए, और अगर आप मीटर स्केल लेके माप देते हो, इसका मतलब आपने लंबाई और चौड़ाई डायरेक्ट माप दी, दैट मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर इसी की ऊंचाई हमें निकालनी होती और ये हमारे से बहुत दूर होता, तो हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से। 10th क्लास में बच्चों ने क्वेश्चंस किए हैं कि इतनी हाइट है बोर्ड का, अगर ये एंगल एज जो है वो उसके साथ बेस के साथ इतना एंगल बनाता है और ये वाला जो एज है वो इतना एंगल बनाता है, तो बताइए बोर्ड की ऊंचाई क्या है। तो डिस्टेंस आपको मतलब जो भी है एक पैरामीटर आपको दे देगा, थोड़ा सा आगे आके देखा तो एंगल कुछ और बना, आपने पढ़े हुए, ठीक है ना, वो इनडायरेक्ट मेथड में आ जाएगा। तो आज हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बच्चों, दैट इज पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड। तो फर्स्ट पॉइंट तो बच्चों ये है कि पैरालैक्स मेथड जो है वो कैसा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। क्या यूज करने के लिए इसको, मतलब क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं इसको यूज करते हैं हम लाइट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। पैरालैक्स मेथड एक इनडायरेक्ट मेथड है जिसको डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे काम करता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मजेदार टॉपिक है। आप सभी बच्चे काम करके देखना आपने कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सामने लेके, दीवार को आप बेस मान लीजिए सामने, आपका फोकस सामने करके आप चौक के ऊपर ध्यान रखो और चौक के साथ आप पीछे दीवार को भी आप जरूर ध्यान से देखें। मैं एक अपनी लेफ्ट आई क्लोज कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी लेफ्ट आई को खोल लिया और राइट आई को क्लोज कर लिया, तो मैं क्या देखूंगा, पीछे बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में मुझे इस चौक की जो डिस्टेंस, जो पोजीशन है ना, वो मुझे शिफ्ट हुई नजर आएगी। मान लीजिए मैं ये आई क्लोज कर रहा हूं तो मुझे ये चौक यहाँ दिखाई दे रहा है, जब मैंने इस आई को क्लोज किया तो ये चौक मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में ये यहाँ है। तो दोनों आईज की पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्लोज करने से अगर जो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें चेंज होती नजर आ रही है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड पैरालैक्स। इसको हम क्या कहेंगे,
पैरेलैक्स। पैरेलैक्स वर्ड का मतलब ये है कि एक्चुअली में दिखाई तो हमें यही दे रहा है, फिर भी हमें डिफरेंट आई के लोकेशन पे हमें वो दूसरी जगह दिखाई देता है। रात के समय में अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टार के ऊपर फोकस करके अगर अपनी आई क्लोज करते हैं, मून पे करके देखना, आप इस आई क्लोज करके देखो, फिर इसको क्लोज करके देखो, ठीक है, तो आपको मून की जो पोजीशन है वो अपरेंट पोजीशन नजर आएंगी। जो आपको एक्चुअल दिखाई देता है रियल पोजीशन, फिलहाल में तो वो रियल है, जैसे ट्यूब मुझे अब रियल दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं इसको ये आई क्लोज करके इस आई क्लोज करके देखूंगा तो बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो हमें अलग अलग पोजीशन पे दिखाई देगा, ठीक। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड बेसिस, और जो वो बचे जो जो हमें अपीयरेंस हो रहा है वो दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स, ठीक। जैसे मान लेते हैं आप यहां खड़े हो और एक पेन यहां था और आप यहां से देख रहे हो, आपने लेफ्ट आई क्लोज की, मान लो यहां दिखाई दे रहा है, फिर ये क्लोज किया तो बस आपने यहां दिखाई दिया। तो इस प्रकार से जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से कुछ इस तरह से डेविएट हुआ नजर आएगा। ये पॉइंट अगर O है, ये A है, ये B है, तो बच्चों इसको मैं बेसिस कहूंगा और इसको एंगल कहूंगा थीटा। इसको क्या कहेंगे? एंगल थीटा, ठीक है। तो इस मेथड का यूज लार्ज डिस्टेंसेस को करने में करते हैं, क्योंकि जितना लार्ज डिस्टेंस होगा ना बच्चों उतना ही एंगल क्या आएगा, बहुत कम आएगा, और जितना ये एंगल कम आएगा उस केस में ये डिस्टेंस जो होंगी लगभग एक जैसी ही आएंगी। इनको आप एक जैसी डिस्टेंस मान सकते हो, कोई ज्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। तो देखिए, तो यहां से एंगल कितना आ गया? एंगल आ गया थीटा, आर्क, तो लगभग ये क्या बन गया बच्चों? आर्क बन गया, डिवाइड बाई रेडियस, रेडियस हो गया बच्चों ओ, तो ये एंगल बन जाएगा। ध्यान रखें इस एंगल की वैल्यू बहुत बहुत कम आएगी। अब जैसे अर्थ से किसी स्टार के डिस्टेंस को हम मेजर करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल लग रहा है, तो कैसे आपने करना, देखिए। तो मान लेते हैं ये कोई स्टार है और ये अर्थ है, मतलब ये अर्थ है और वो इस सन के राउंड बेटे क्या कर रही है, आपको पता है, इस प्रकार से ऐसे ही बोल रही है। तो एक्चुअली में सन, अर्थ की पोजीशन यहां और आप इसको यहां से देख रहे हो, दिस इज द पोजीशन ऑफ सन। अब हमें सन से कोई मतलब नहीं है, हम उसके राउंड ऐसे रिवॉल्व कर रही है हमारी अर्थ, और आप इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो ये ऑब्जेक्ट यहां से कितनी डिस्टेंस पे है, क्लियर है ना बात? तो उसके लिए क्या करोगे, देखिए ध्यान से। पहले हम किसी भी टाइम पे, लोकेशन कहां है बच्चों, हम बी पे हैं, किस पे हैं? ए पे। ए पे आपने क्या किया, टेलीस्कोप को सेट किया, उस टेलीस्कोप से क्या किया, हमने इस स्टार की पोजीशन को लोकेट कर लिया, ये यहां से, और यहां मैंने एक नॉर्मल ऐसे ड्रा कर लिया। तो ये एंगल देखो, ये एंगल मान लिया बच्चों, देखो एक यहां बननी होगी, हमें नहीं पता, हमने वहां जाके कोई ड्रा नहीं की स्टार की, क्योंकि हमारे से बहुत 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 ज्यादा डिस्टेंस पे है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि वहां से एक वर्टिकल लाइन एज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है यहां से, ये इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएगी। अब वो एंगल कितना बनेगा वो हमें यहाँ बैठे बैठे पता चल जाएगा। यहां अगर इसके पैरेलल हम वर्टिकली लाइन ड्रा करेंगे तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम, क्लियर। नाउ व्हेन वी मूव, जब हम एक साल के बाद, मतलब हम कहें कि आफ्टर 6 मंथ लगभग, हम अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि वो टाइम, जिस टाइम में आप यहां से यहां चले जाएं, उस टाइम के बाद जब आप यहां पहुंच गए, जस्ट इसके अपोजिट, डायमीटर के अपोजिट पहुंच गए आप इसके सन के उसमें, तो यहां से फिर आपने ये पोजीशन देखी, इसको थीटा 1 ले लेते हैं बच्चों, फिर मैंने यहां कोई वर्टिकल ड्रा किया, ये एंगल बच्चों फिर बन गया मान लीजिए थीटा 2, क्योंकि ये एंगल थीटा 2 था तो ये भी क्या आएगा, थीटा 2। तो देखिए हमें एंगल पता चल गया उस स्टार का, कहां से? बैठे बैठे अर्थ पे। और वो एंगल कितना है? वो एंगल है, इसको फाई मान लेता हूं बच्चों में, दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्लियर। और यहां से ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, आपको पता एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन कितनी होती है, उसको हम बच्चों एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अर्थ, और मान लेते हैं ये हमारा सन है और ये अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज क्यों बोला, क्योंकि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस वेरी करता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आती है बच्चों, वो आती है 1.496 10⁻11 मीटर, बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए हमने इस यूनिट को अलग से डिफाइन किया हुआ है।
एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.496 10⁻11 मीटर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, एक बार दोबारा इसको डिस्कस करेंगे हम। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई? ये आ गई लगभग इस एवरेज डिस्टेंस का डबल, क्योंकि यहां से यहां चलाए तो ये जो डिस्टेंस होगी उसे सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस का लगभग डबल होगी। तो ए बी को लिख सकता हूं मैं ट्वाइस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ओ ए या ओ बी, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ओ ए जो आएगी डिवाइड बाई आर्क अपॉन रेडियस हम कहते हैं बच्चों। तो आर्क कितना आएगा? आर्क कितना है? ए बी, और रेडियस कितना है? ओ ए, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहां से क्या निकालना है आपने? हमें निकालना है, नहीं ये तो एंगल है ना, देखिए आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल, और एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास θ1 प्लस θ2। तो ये कितना आ गया फिर? ओ ए की वैल्यू आ गई ए बी डिवाइड बाई θ1 प्लस θ2। तो आमतौर पर जो θ1 प्लस θ2 है ना, ये जो है वो किस में मिलेगा बच्चों? ये मिलेगा इन सेकेंड्स। मतलब ये जो वैल्यू आती है किस में आएगी? सेकंड में आएगी। ठीक है, तो हमें चाहिए ओ ए। ए बी की वैल्यू कितनी बताई मैंने? 2 इंटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू 1.496 10⁻11 डिवाइड बाय नीचे कितना आ गया बच्चे? θ1 प्लस θ2 कितना आ गया सेकंड में? θ1 प्लस θ2 की सेकंड अगर बनाएंगे तो मान लेते हैं ये आ गया θ1 प्लस θ2, मान लिया 1 सेकंड आ गया या 2 सेकंड आ गया। तो θ1 प्लस θ2 की जगह रखोगे 2 सेकंड। ठीक है, और सेकंड को किसमें बदलोगे? रेडियन में। तो रेडियन में कैसे बदलेंगे सेकंड में? मैंने अभी बताया था पीछे, एक सेकंड में कितने मिनट? 1/60 मिनट। एक मिनट में कितने डिग्री? 1/60 डिग्री। और एक डिग्री में कितने रेडियन? π/180 रेडियन। ठीक है, इसको पूरे को हम सोल्व कर लेंगे, और इसकी वैल्यू लगभग कितनी आई थी? 2.85 10⁻⁻6 के आसपास आई थी। तो ये वैल्यू डाल, ये तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो 1 सेकंड की, आप निकाल लो। यहां से हमें ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली पता चल जाएगी। दिस इज द पैरेलैक्स मेथड। तो ये तो हो गया बच्चों, बहुत लार्ज डिस्टेंस को निकालने के लिए हमने एक मेथड यूज किया। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान ले मून है, इस मून का साइज निकालना है, ये ज्यादा आसान है। और मान ले ये अर्थ है, तो हम किसी भी पॉइंट पे अर्थ पे, दिस इज द लोकेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, ये लोकेशन बहुत बड़ा है सरफेस अर्थ का। तो हम किसी पॉइंट पे यहां है। ठीक, तो हमने क्या किया? टेलीस्कोप को यहां लेके गए, यहां सेट किया, फिर हम उसी टेलीस्कोप को इसके ऊपर सेट करेंगे, तो हमें ये एंगल मिल जाएगा थीटा। फिर मैंने कहा था ये ज्यादा बड़ा एंगल नहीं होगा बच्चों, ये मिनट या सेकंड में ही मिलेगा। ठीक है, और ये मान लेते हैं डिस्टेंस, ये डायमीटर हो गया, ये पॉइंट ओ, ये ए है, ये बी है। जब हमारे से कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बहुत लार्ज डिस्टेंस पे होगा, तो उस लार्ज डिस्टेंस में ये वाले डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है बच्चों, इसमें कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली लगभग क्या हम मान लेंगे, इसको लगभग सही मान लेंगे। तो अगर आप यहां से कहीं इसको पॉइंट को वो मान लेते हैं, तो इस केस में अगर आपसे कोई कहे एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, इस केस में एंगल का फॉर्मूला आएगा बच्चों आर्क ए बी डिवाइड बाई रेडियस कितना होगा बच्चों? ओ ए। कितना होगा? ओ ए। तो हमें क्या निकालना है? हमें पता करना मून का साइज कितना है। मून का साइज निकालने के लिए हमें चाहिए ए बी, ये साइड, ये आर्क का साइन होता है। तो ये आ जाएगा थीटा इंटू ओ ए। व्हाट इज थीटा? थीटा की वैल्यू गिवन होगी, इसको आप किसी में चेंज कर लोगे, रेडियन में चेंज कर लोगे, मल्टीप्लाई बाई ओ ए कितना आएगा? ये आएगा 3,84,000 किलोमीटर। 3.84 10⁻5 किलोमीटर। ये बहुत छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हो, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो वैल्यू ये होती है लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो आप यहां से एंगल थीटा पुट किया और मून का साइज पता चल गया। तो ये सारे दोनों मेथड कैसे हैं? इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक, ये तो हो गया बड़े साइज के लिए। अब हम करते हैं छोटे साइज को निकालने के लिए क्या करेंगे। तो छोटे वेरी स्मॉल साइज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है?
ना तो मीटर स्केल यूज कर सकते, जो हमें पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहा उसके लिए मीटर स्केल कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना कोई और ऑपरेटर्स यूज कर सकते। दो ऑपरेटर्स और हम इसमें डिस्कस करेंगे जब एरर का चैप्टर करेंगे, वहां हम उनको डिस्कस करेंगे। एक तो होता है बच्चों वर्नियर कैलिपर, एक होता है स्क्रू गेज। जो वर्नियर कैलिपर है ना, वो जैसे मीटर स्केल क्या मापता है, मीटर स्केल मिनिमम 1 सेंटीमीटर की साइज को माप सकता है, मिनिमम, उससे कम नहीं मापेगा वो। वर्नियर कैलिपर उसका भी 10वां हिस्सा तक माप सकता है, यानी वो माप सकता है बच्चों 1/10 सेंटीमीटर तक, कौन, कैलिपर। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्क्रू गेज, वो माप सकता है 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक माप सकता है। लेकिन मोलिक्यूल और पार्टिकल का साइज तो बहुत बहुत छोटा होता है, तो उसके लिए तो या तो हमें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे कोई ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की बात करें, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इंस्ट्रूमेंट की बात करें, उससे करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं एस्टिमेशन मेथड की, तो एस्टिमेशन मेथड में ही हम एक मोलिक्यूल के साइज का पता कैसे कर सकते हैं। तो उसमें एक टॉपिक हम करने जा रहे हैं बच्चों, टू डिटरमाइन साइज ऑफ एन ऑयलिक एसिड, साइज ऑफ एन ऑयलिक एसिड, ऑयलिक एसिड के साइज को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, ऑयलिक एसिड के साइज को डिटरमाइन कैसे करेंगे। मान लेते हैं एक ऑयलिक एसिड ले लिया हमने, सब्सटेंस ले लिया। ऑयलिक एसिड हमने इसलिए चूज किया क्योंकि इसका जो साइज होता है ऑयलिक एसिड का, वो बहुत बड़ा होता है बाकी के कंपैरेटिवली, नैनोमीटर के आसपास का साइज होता है इसका, तो इसलिए इसको एस्टिमेशन में निकालना बड़ा आसान होगा। तो उसके लिए क्या किया हमने बच्चों, ऑयलिक एसिड ले लिए और ऑयलिक एसिड का एक सॉल्यूशन बनाया हमने, इसके साथ अल्कोहल के साथ, किसके साथ बनाया, अल्कोहल के साथ। 1/20 सेंटीमीटर क्यूब का रेशियो हमने बना लिया। मतलब इस तरह से हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें 20वां हिस्सा किसका है, 20वां हिस्सा ऑयलिक एसिड का है, किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। यानी अल्कोहल की अमाउंट बहुत ज्यादा है और ऑयलिक एसिड की अमाउंट उसमें बहुत कम है, ठीक। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, ऑयलिक एसिड लिया, उसको किस में मिलाया, अल्कोहल में मिलाया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहां इसमें मिला लिया, ये यहां था, इसमें अल्कोहल पड़ा था और उसमें ऑयलिक एसिड डाल दिया। इस तरह से डाला कि इसकी अमाउंट, ऑयलिक एसिड की अमाउंट अल्कोहल की अमाउंट का रेशियो 1:20 है, यानी इसकी अमाउंट बहुत बहुत कम है और अल्कोहल की अमाउंट हम ये कहते हैं लगभग 20 गुना ज्यादा है। इस तरह से हमने एक कंसंट्रेशन तैयार कर ली इसकी, क्लियर। अब जो ये सॉल्यूशन तैयार हुआ है, अब ये सॉल्यूशन है किसका, ऑयलिक एसिड का और अल्कोहल का। अब हमने क्या किया, इसमें से इस सॉल्यूशन को इस तरह से लिया, इसमें से अमाउंट ले ली और फिर इसके अंदर वही रेशियो कर दिया बच्चों, इसकी अमाउंट जितनी ली आपने उसके 20 गुना फिर हमने इसमें अल्कोहल अमाउंट कर दी। मेरी बात समझ रहे हो ना। पहले क्या किया हमने, पहले हमने अल्कोहल लिया, ऑयलिक एसिड लिया, हमने ऑयलिक एसिड की ड्रॉप इस तरह से डाल ली कि जो अल्कोहल है वो उससे 20 गुना ज्यादा है। यानी अगर अल्कोहल का वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब तो इसका वॉल्यूम कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1:20 का रेशियो हो गया। फिर हमने जो सॉल्यूशन बना था उस सॉल्यूशन को ले लिया, मान लिया उस सॉल्यूशन को मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब इसमें डाला, तो मैंने इसमें इतना अल्कोहल डाला, दोबारा से अल्कोहल डाला इसमें, ताकि अब ये जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाए, इसके अंदर जो ये है, इसके अंदर इस जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा अल्कोहल में वो 1:20 होगा। यहां क्या था, ऑयलिक एसिड अल्कोहल में 1:20 में था, और इसके अंदर क्या है बच्चे, इसके अंदर ये सॉल्यूशन 1:20 के रेशियो में होगा, किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। यानी हम ये कहें हमारे पास 1/20 तो यहां से और 1/20 यहां से, तो अगर हम ऑयलिक एसिड की कंसंट्रेशन देखें तो ऑयलिक एसिड की कंसंट्रेशन कुछ वैसे 1/400 सेंटीमीटर क्यूब की बेसिस पे बनेगी। वॉल्यूम पर सेंटीमीटर क्यूब जब निकाल लेंगे वो बाद में हो जाएगा, लेकिन उसकी 1/400 बनेगी। इतना कम लेने का कारण क्या है कि हम चाहते हैं कि केवल और केवल ऑयलिक एसिड की वाटर के सरफेस के ऊपर एक लेयर बने, बस केवल एक पर्टिकुलर लेयर बने, और जितना भी अल्कोहल है वो अल्कोहल क्या होगा बच्चों, वो अल्कोहल वहां से क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये टंकी ले ली हमने कोई, और इस टंकी में मैंने क्या कर दिया बच्चों, वाटर भरा हुआ है। सबसे पहले इसके सरफेस के ऊपर हम लाइकोपोडियम पाउडर डालेंगे ताकि ऑयलिक एसिड जल्दी से जल्दी अपनी लेयर बना रहे जब उसके ऊपर हम डालें, ठीक है। तो जैसे आप इसके ऊपर डालोगे तो थोड़ी देर के बाद अल्कोहल तो हो जाएगा इवेपोरेट, तो हमारे पास इसके ऊपर क्या रहेगा, केवल और केवल किसकी वो रहेगी, वो रहेगी केवल और केवल ऑयलिक एसिड की। मान लेते हैं उसने वाटर के सरफेस के ऊपर
टी थिकनेस क्रिएट कर ली पानी के सतह के ऊपर, बिल्कुल ऊपर की सतह जो मोटाई हो कितनी है, टी है। और ये क्या मान के चले हैं हम, ये ऑयलिक एसिड की ही लेयर है बस केवल। इसका मतलब किसकी लेयर आ गई है, ऑयलिक एसिड की थिकनेस आ गई, उस लेयर की थिकनेस आ गई टी। इसका कंटेनर का वो एरिया कितना है, ए। तो कितना वॉल्यूम ऑयलिक एसिड का वाटर के सरफेस के ऊपर आ गया, दैट इज ए इंटू टी। क्लियर है। मान लिया हमने इसके ऊपर ऑयलिक एसिड की इस सॉल्यूशन जो लिया था, इस सॉल्यूशन कितने ड्रॉप डाल दी, एन ड्रॉप। कितने डाल दी बच्चों, एन ड्रॉप। और एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, वी। अगर इसका जो यहाँ ड्रॉपर से हमने सॉल्यूशन को लिया और यहाँ पर गिन के 20 ड्रॉप डाल दी, जो एक ड्रॉप डाल दी सॉल्यूशन था उसका वी, तो एन ड्रॉप का सॉल्यूशन कितना होगा, एन इंटू वी। लेकिन ये वॉल्यूम तो सॉल्यूशन का था, उसमें से अल्कोहल तोड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, ऑयलिक एसिड। तो ऑयलिक एसिड कितना बचेगा, इसका कितना हिस्सा बचेगा, इसका 400वां हिस्सा बचेगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड आ जाएगा बच्चों एन वी बाई 400। ठीक, तो यहां से आप थिकनेस निकाल सकते हो, एन वी डिवाइड बाई 400 इंटू ए। और एरिया आपको पता चल जाएगा कंटेनर का आराम से, वॉल्यूम पता है, ये ड्रॉप आप पता कर लो कितनी ड्रॉप हमने डाली है। इस प्रकार वहां आप उस ऑयल की थिकनेस निकाल लो। अगर थिकनेस आ गई तो अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया आ जाएगा कि उसका लिक्विड की या जो ऑयल की जो मोलिक्यूल है उसका साइज अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास होगा। ओके, ये था बच्चे आपका इनडायरेक्ट मेथड, अनदर इनडायरेक्ट मेथड। वो थे बहुत बड़े साइज के लिए और ये था बहुत छोटे साइज के लिए। ठीक, इसी प्रकार बच्चों लेंथ में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है। अगर लेंथ की बात करें ना हम, तो जैसे मैंने बताया लेंथ जो है, अगर बहुत लार्ज स्केल पे लेंथ को आप मेजर करोगे तो उसके जो लेंथ पैरामीटर्स हमारे पास जो आएंगे वो अलग अलग आएंगे बच्चों। लेंथ पैरामीटर्स, सबसे पहला मैंने बताया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको मैंने बताई दिया आपको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस है। मान लो यहाँ अर्थ घूमते घूमते मतलब किसी टाइम पे वो नजदीक आएगी, तो टोटल ऑन एवरेज कितना डिस्टेंस बनता है सन और अर्थ का, वो बनता है 1.496 10 रेज टू पावर 11 मीटर। रिमेंबर दैट 10 रेज टू पावर प्लस 11 मीटर बहुत 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 ज्यादा है, 1 मीटर से कहीं 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 ज्यादा है। तो जब हम स्टार्स के डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो मीटर में बात नहीं करते बच्चों, आमतौर पर वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बात करेंगे। इतनी बड़ी होती है कि मीटर में लिखने में काफी दिक्कत आती है उसमें। ठीक है, दूसरी बात, एस्ट्रोनॉमिकल नाम इसलिए रखा बच्चे इसका क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद की जो डिस्टेंस हम मापेंगे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की, तो वो हम हमेशा इसी यूनिट में मापेंगे। ठीक है, तो वो यूनिट इतनी बड़ी होगी। दूसरा पॉइंट, दूसरा होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर नाम से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये यूनिट किसकी है, डिस्टेंस की है, लेकिन डिस्टेंस सॉरी उसकी इसके नाम से आप देखिए, नाम से ऐसा लग रहा है कि जो ये यूनिट है वो किसकी है। ईयर वर्ड जो है बेटे वो आमतौर पर टाइम के लिए यूज करते हैं, ईयर 1 ईयर 2 ईयर, लेकिन आमतौर पर ये यूनिट टाइम की नहीं है, ये यूनिट किसकी है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट का मतलब है जो भी लाइट हमारे सन से आ रही है, ठीक है, और ईयर का मतलब 1 ईयर। सन से आने वाली जो लाइट वैक्यूम के अंदर एक साल में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। और इसको लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड इंटू लाइट इंटू टाइम। स्पीड कितनी आएगी, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है 1 ईयर। अब 1 ईयर के सेकंड बनाओ, 365 डेज। 1 डे में कितने आवर्स, 24 आवर्स। एक आवर में 60 सेकंड, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। जब इस पूरे को कैलकुलेशन किया गया तो ये रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आया, 1 पॉइंट या आएगा 9.46 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर। यानी लाइट ईयर जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल से भी बड़ी यूनिट है, और ये भी किसकी यूनिट है बच्चों, डिस्टेंस की। तीसरी यूनिट है पारसेक। पारसेक, पारसेक, तो पारसेक जो है वो बहुत ही बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है डिस्टेंस मेजरमेंट करने की पारसेक। और इसके नाम से देखो, उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे आप, PAR अलग है और SEC अलग है। इसका मतलब पैरालैक्टिकल और इसका मतलब है सेकंड, पैरालैक्टिकल सेकंड। फिर वही बात आ रही है, फिर ऐसा लग रहा है कि ये टाइम की यूनिट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। अब इसको कैसे निकाल लेंगे डिस्टेंस की यूनिट को, देखिए
इसको पार्सेक को डिफाइन करने के लिए हम ये लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और हमारे से एक ऑब्जेक्ट है, वो इस तरह से है कि वो ऐसे जा रहा है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, और इस तरह से है कि वो मूव करके एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस कवर कर गया, मान लिया यहां से यहां तक 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ये आर्क जो है ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क जिस सेंटर पर 1 सेकंड का एंगल बना दे, कितने सेकंड बना दे बच्चों, 1 सेकंड का एंगल बना दे, तो उस आर्क के और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस को आप रेडियस कह सकते हो, उस रेडियस को हम 1 पार्सेक कहेंगे। तो दिस आर इज कॉल्ड 1 पार्सेक। ध्यान से सुनो एक बार, कोई भी आर्क एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की है, वो किसी सेंटर पे अगर 1 सेकंड का एंगल बनाती है, तो सेंटर और पार्सेक का जो रेडियस होगा उसका, क्या नाम है इसको, आर्क का, वो रेडियस जो है बच्चों वो 1 सेकंड कहलाएगा। कैसे लिखोगे इसको? अब एंगल का फॉर्मूला आपको पता है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, एंगल होगा आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और रेडियस कितना है, आर निकालना है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाई रेडियस कितना बच्चों, 1, सॉरी एंगल, एंगल कितना है 1 सेकंड। अब इसकी वैल्यू पुट करो आप, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है बच्चों 1.496 10⁻11 मीटर, और 1 सेकंड की वैल्यू मैंने पीछे बताई थी पिछले लेक्चर में, जो पिछला हमने पोर्शन किया था उस पोर्शन में, और 1 सेकंड की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, वो वैल्यू है 1. 1 मिनट अगर आप निकालना चाहो निकाल लो, अपने आप कैलकुलेट कर लो। फिर इसको 1 सेकंड को लिखेंगे आप 1 मिनट 1/60, 1 मिनट को लिखोगे 1 डिग्री 1/60, 1 डिग्री को लिखोगे रेडियन π/180। जब इसको आप सोल आउट करोगे तो ये सोल आउट हो गए, हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट निकल के आएगा। वैल्यू जो बनेगी इसकी वो वैल्यू आएगी लगभग अप्रोक्सीमेटली 3.08 10⁻3.01 10⁻16 मीटर। तो आप देख लीजिए ये सबसे बड़ी यूनिट बन गई है बच्चों, सबसे बड़ी यूनिट पार्सेक। तो 3 बड़ी डिस्टेंस की जो बड़ी यूनिट्स हमने डिस्कस की हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक। अब स्मॉल स्केल की यूनिट्स क्या हैं जो हम यूज करते हैं, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट्स है बेटा। देखो फिजिक्स का स्कोप क्या आप देख सकते हो, कितनी बड़ी डिस्टेंस से लेकर कितने छोटी डिस्टेंस तक हम स्टडी करेंगे, और कितने बड़े साइज से लेकर कितने छोटे साइज तक हम स्टडी करेंगे, सारा सारा देखिए कितनी बड़ी स्केल है फिजिक्स की। तो एक तो ये आ गया आपके पास, तो डिस्टेंस तो आ गई। अब छोटे स्केल पे क्या है, देखो उसमें बहुत सारे डिस्टेंसेज है, ध्यान रखना, उसकी बार बार उन नोटेशंस की हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे हम स्टार्ट करते हैं सेंटी से, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रोम, 1 पिकोमीटर, 1 फर्मी। अब यहां तक तो हमें आमतौर पर जरूरत पड़ती ही पड़ती है बच्चों की, कहीं ना कहीं आपको देखना जरूरत पड़ेगी। सीएम का मतलब बच्चों सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻1 मीटर होगा, 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻3 मीटर होगा, ये तो आपको पता ही होगा, पहले ही करके आए हो। ये है बच्चे माइक्रोमीटर, ये जो साइन है ये माइक्रो का है, याद रखना, जब भी ये साइन आपको नजर आएगा कहीं भी मेजरमेंट में यूनिट में, इट मींस माइक्रो, और 1 माइक्रो में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। ये स्मॉल एन जब भी मिलेगा इसका मतलब होता है बच्चों नैनो, और नैनो का मतलब होगा 10⁻⁻9 मीटर। ए कैपिटल ए का सिंबल मिले और उसके ऊपर एक नोट मिले, इसका मतलब उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे एंगस्ट्रॉम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। आमतौर पर जो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो एटम्स और जो सब्सटेंसेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उस डिस्टेंस को आमतौर पर हम इस यूनिट में मापते हैं, ठीक है ना, इस ध्यान रखना ये एंगस्ट्रॉम में। तो इसका होता है 10⁻⁻10 मीटर। पिकोमीटर, स्मॉल पी का मतलब पिको, पिको का मतलब 10⁻12 मीटर। और फर्मी, फर्मी का मतलब होता है 10⁻15 मीटर। जो एटम का साइज होता है आमतौर पर वो भी एंगस्ट्रॉम के साइज का होता है, एटम का साइज 10⁻10 मीटर होता है, और जो न्यूक्लियस है उसका साइज 10⁻15 मीटर का होता है। तो ये छोटी स्केल देखिए, छोटी स्केल हम कहां तक हम मेजर कर सकते हैं। इसी प्रकार
अगर आप इसको प्लस साइन में लिखेंगे तो मीटर, डेकामीटर, किलोमीटर 10⁻³ होगा। मेगा में कितने होंगे? 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻+6 होता है बच्चों। एम का मतलब मेगा, कैपिटल जी का मतलब गीगा 10⁻+9, कैपिटल टी का मतलब टेरा 10⁻12। तो इस प्रकार से ये नोटेशन भी आपको ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि ये यूनिट में लगी मिलेंगे आपको। तो अगर आपको पता नहीं हुआ तो आपका न्यूमेरिकल पक्का गलत हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने बताया बच्चों एंगस्ट्रॉम साइज ऑफ एटम को, फर्मी साइज ऑफ न्यूक्लियस को मापता है। तो दोनों का अगर वॉल्यूम, अगर आप कोई कहेंगे वॉल्यूम का रेशियो बताओ, तो ऊपर तो ले लिया बेटे वॉल्यूम ऑफ एटम, नीचे ले लिया वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर इसका रेशियो निकालोगे बच्चों क्या आएगा? एटम का वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम होता है 4/3πr³। रेडियस मान लिया एटम का 10⁻10, तो ऊपर आ गया बच्चों 10⁻10, 10⁻10, 10⁻10, और नीचे आ गया बच्चों न्यूक्लियस का वॉल्यूम 10⁻15, 10⁻15, 10⁻15। तो आप देखिए अगर इनका रेशियो निकालोगे, ऊपर तो आ गया 10⁻30 और नीचे आ गया 10⁻45। इनका जब इनको फाइंड आउट करके रिजल्ट निकालोगे, दैट विल बी इक्वल 10⁻+15 का रेशियो। यानी एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम से 10⁻15 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है? ए मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाई टावर फ्रॉम हिम। एक आदमी मान लिया यहाँ है, वो अपने से एक टावर के डिस्टेंस को एस्टिमेट करना चाहता है। ही स्टैंड एट ए पॉइंट ए, वो आदमी खड़ा है पॉइंट ए पर। इन फ्रंट ऑफ द टावर सी, इन फ्रंट ऑफ द टावर सी, मान लिया टावर सी यहाँ पर है। एंड स्पोर्ट्स ए वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन लाइन ए सी। ये ए था, ये सी था। इस लाइन एसी के स्पोर्ट में, बिल्कुल स्पोर्ट में बहुत दूर उसने कोई पॉइंट क्या कर दिया बेटा? एस्टिमेट लगा लिया, कोई ऐसे कोई सिंबल लगा लिया ऐसे। ठीक, देन ही वॉक्स परपेंडिकुलर टू एसी। उसके बाद ये एसी से परपेंडिकुलर मूव करता है और मान लिया वो बी पे चला जाता है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर, अप टू डिस्टेंस एट 100 मीटर, एंड लुक्स एट ओ एंड सी अगेन। फिर से वो ओ पे और सी पे देखता है। पहले यहां देखा, फिर यहां से यहां देखा। सिंस ओ इज वेरी डिस्टेंट, ओ क्या है? बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। द बी ओ इज प्रैक्टिकली सेम एज ए ओ। जो बी ओ है और ए ओ है, कहता है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे उसने ले रखा है। But he found the lines of sight shifted from the original line of sight by an angle of 60 degree. जो लाइन ऑफ साइट है उसकी, वो इस के कंपैरेटिवली यहां आने के बाद वो शिफ्ट हो गई। देखो यहां तो लाइन ऑफ साइट क्या है? 0 है। इसको देखेगा या इसको देखेगा, दोनों एक ही लाइन पे है, एक ही साइड पे है, तो एंगल नहीं बना कुछ भी। लेकिन यहां आने के बाद उसने देखा यहां पर, और इसमें नॉर्मल के केस में अगर देखें तो 60 डिग्री का चेंज आ गया। तो ये भी कितना आ गया बच्चों? 60 डिग्री। तो कहता है ये बताओ, तो आप आराम से निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस दे रखी है, ये एंगल कितना दे दिया? 60 डिग्री। फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये पॉइंट बहुत लार्ज डिस्टेंस पे इसके साथ उसने कंपैरिजन करके देखा है, तो उसको अप्रोक्सीमेट अगर उस केस में लेंगे तो आप इस एंगल को भी डायरेक्ट थीटा लिख सकते हो, और इसको आप आर्क मान सकते हो। तो आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल। तो रेडियस आ जाएगा आर्क इंटू एंगल। याद रखें 60 डिग्री को किस में चेंज करोगे? रेडियन में। और 60 डिग्री में कितने रेडियन बनेंगे अगर आपसे कोई पूछे? 60 डिग्री और 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं। सो देयर आर π/3 रेडियन। याद रखें जब भी आपने लेंथ मेजरमेंट करनी है, साइज मापना है, एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट जरूर करोगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मेजरमेंट आपकी गलत आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर। और ये आज जो हमने पढ़ा है, ये लास्ट एक प्रकार से थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा फीलिंग हमें यूनिट मेजरमेंट से रिलेटेड जरूरी थी, वो आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, और वो आपका डायमेंशनल एनालिसिस पे स्टार्ट करेंगे हम। व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस और उससे हम क्या सीखेंगे और क्या उसकी एप्लीकेशंस होंगी। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ कमियां अगर इसमें है बच्चों तो मेरे को बताते रहें प्लीज कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उनको दूर करता रहूं। और आप लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।